दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम चालू करेंगे एनसीईआरटी आधारित भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 6, जिसमें आज की वीडियो में हम संसद यानी पार्लियामेंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को चालू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, संसद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत आज का जो पहला प्रश्न है, देखिए, भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस देश से ली गई है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, आप जानते भी हैं कि भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और आप जानते हैं दोस्तों, संसदीय शासन का उद्भव ब्रिटेन में हुआ था, इसलिए ब्रिटेन की संसद को विश्व की सभी संसदों की जननी कहा जाता है। और वेस्टमिंस्टर मॉडल शासन की एक लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था है जो सैकड़ों वर्षों के काल में दोस्तों ब्रिटेन में विकसित हुई है, और इस व्यवस्था का नाम लंदन के पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर पर आधारित है, जहां पर ब्रिटेन की संसद स्थित है। इसलिए वेस्टमिंस्टर का अर्थ है सरकार का स्वरूप संसदीय है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 है। देखिए, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 है, जिसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 550 होती है। और अब निर्वाचित ही सदस्य इसमें रह गए हैं, क्योंकि मनोनीत सदस्य जो 2 एंग्लो इंडियन सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है था, उसके मनोनयन की व्यवस्था अब समाप्त कर दी गई है। तो अब टोटल सदस्य 550 हो गए हैं। इसमें राज्यों से 530 सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज से 20 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में निर्वाचित सदस्यों की संख्या दोस्तों 543 है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो उत्तर है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और उसका डिसोल्यूशन यानी विघटन नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था, आपको बताना है। तो उत्तर है दोस्तों, राज्यसभा का गठन सबसे पहले 1952 में हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। और प्रथम सत्र 13 मई 1952 को प्रारंभ हुआ था। वर्ष 1954 तक राज्यसभा को राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था और राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में इसमें 245 सदस्य हैं। तो याद रखिएगा, राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, वेतन आयोग, मंत्रिमंडल या संसद। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, संसद। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 97 के अनुसार राज्यसभा के सभापति, उपसभापति और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते संसद विधि द्वारा समय समय पर निर्धारित करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG का नियुक्ति कौन करता है। देखिए, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, योजना आयोग या वित्त मंत्री। तो सही उत्तर है राष्ट्रपति। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 151 तक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है। और दोस्तों, अनुच्छेद 148(1) में कहा गया है कि भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ये संघ और राज्यों के और किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के लेखाओं का परीक्षण करके अपनी रिपोर्ट संघ में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है। तो लोक लेखा समिति यानी PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी। दोस्तों, लोक लेखा समिति या पब्लिक लेखा समिति, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, ये भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए लेखा परीक्षक के संबंध के प्रतिवेदनों की जांच करती है। और लोक लेखा समिति दोस्तों संसद की सबसे पुरानी समिति है। इसका गठन 1921 में हुआ था। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य इसमें राज्यसभा से होते हैं। तो याद रखिएगा, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर समीक्षा करने वाली संसदीय समिति लोक लेखा समिति है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो ये है राज्यसभा। दोस्तों, राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है और अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का एक्स ऑफिसियो यानी पदेन सभापति होता है। इसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है और राज्यसभा के उपसभापति या जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं उनका चुनाव केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा, राज्यसभा का सदस्य जो है उस सदन का अध्यक्ष नहीं होता है। अगला प्रश्न है, संसद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को लोक महत्व का अविलंबनीय विषय मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसे स्थगन प्रस्ताव या एडजर्नमेंट मोशन कहा जाता है। संसद के किसी सदस्य द्वारा जो लोक महत्व के अविलंबनीय महत्व का विषय मानते हुए चर्चा की जाती है। और दोस्तों, ये जो स्थगन प्रस्ताव है ये संसद के किसी सदस्य द्वारा किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किंतु इस प्रस्ताव को कम से कम 50 सदस्यों की सहमति और अध्यक्ष की अनुमति से ही लाया जा सकता है, जिसके तहत सदन की नियमित कार्रवाई को स्थगित करके इस पर चर्चा की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट सचिव या स्वतंत्र प्रभार? तो सही उत्तर है कैबिनेट सचिव। दोस्तों, कैबिनेट सचिव जो है ये मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होता है और मंत्रिपरिषद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है इसमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री ये सभी शामिल होते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 75(1) क के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी और इस प्रावधान को 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया है। तो मंत्रिमंडल जो होती है एक छोटा निकाय है, लेकिन मंत्रिपरिषद उससे बड़ा निकाय होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद से संबंधित नहीं है? आहूत करना, सत्रावसान करना, विघटन करना और बर्खास्त करना। तो देखिए, बर्खास्त करना की जो प्रक्रिया है, बर्खास्त करने की, ये संसदीय शब्दावली से संबंधित नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को अधिवेशन के लिए सम्मन यानी आहूत करते हैं और उनके अधिवेशनों का सत्रावसान हो सकता है और लोकसभा का डिजॉल्व यानी विघटन भी कर सकेगा, जिसमें बर्खास्त करने की प्रक्रिया शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो यह है लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर। किसी विधेयक या कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के हाथ में होता है। दोस्तों देखिए, अनुच्छेद 117(1) के अनुसार धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुशंसा से केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाएगा और धन विधेयक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। इसके अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक होगा यदि उसमें कुछ विषय शामिल हो, किसी कर का अधिरोपण हो, उत्साधन हो, परिहार हो या परिवर्तन हो और भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि पर किसी व्यय को भारित करना हो, तो ऐसे विधेयकों को धन विधेयक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो प्राक्कलन समिति या एस्टीमेट कमेटी दोस्तों एक अस्थायी और सबसे बड़ी संसदीय समिति है। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं और इसके अध्यक्ष इन सदस्यों में से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्राक्कलन समिति के सदस्य जो हैं लोकसभा के सदस्यों से चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद के किसी सदन में मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए उस दल के कितने सदस्य होने चाहिए? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों संसद में किसी सदन में मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए उस दल के सदन की कुल संख्या के 1/10 भाग होने चाहिए, यानी लोकसभा में कुल 55 सदस्य और राज्यसभा में 25 सदस्य होना चाहिए मुख्य विपक्षी दल यानी अपोजिशन पार्टी का जो है मान्यता प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है किसके द्वारा? तो देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है और ये साधारण विधेयकों के संबंध में जब दोनों सदनों में कोई गतिरोध होता है तो राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है कि वो विधेयक पर विचार करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि संयुक्त बैठक को आहूत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर यानी अध्यक्ष करता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दोस्तों लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, संसदीय सरकार की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो आप जानते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो है कार्यपालिका और विधायिका में संबंध होता है और संसद के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन व्यवस्था को कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों के आधार पर जो है इसका आकलन किया जाता है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है और भारत का राष्ट्रपति इंग्लैंड के राजा के समान कार्यपालिका का नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से गठित मंत्रिपरिषद में निहित होती है और आप जानते हैं कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो संसदीय शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण गुण है कि इसमें विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाता है? तो सही उत्तर है किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो उसे राज्यसभा का उपसभापति चुना जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे दोस्तों विट्ठल भाई पटेल। देखिए, केंद्रीय विधानमंडल का गठन 1921 में हुआ था और 1925 में विट्ठल भाई पटेल इसके प्रथम भारतीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, जबकि इसके प्रथम अध्यक्ष 1921 में फ्रेडरिक व्हाइट थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे तदर्थ समिति या एडहॉक कमेटी कहते हैं। ये समितियां दो प्रकार की होती हैं, प्रवर या संयुक्त प्रवर समिति जिसका गठन किसी विशेष विधेयक पर विचार करने के लिए किया जाता है, और एक तो जांच समिति होती है जिसका गठन किसी विशिष्ट मामलों की जांच करने के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है संघीय बजट से संबंधित है आपका कटौती प्रस्ताव या कट मोशन, और ये प्रस्ताव विपक्ष द्वारा सरकार की अनुदान की मांगों में कटौती के उद्देश्य से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ये तीन प्रकार की होती हैं, एक तो नीतिगत कटौती, दूसरे आर्थिक कटौती और सांकेतिक कटौती। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा की कार्रवाई आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति या कोरम क्या है? तो उत्तर हो जाएगा लोकसभा की कार्रवाई या गणपूर्ति के लिए जो अपेक्षित गणपूर्ति या कोरम है वो कुल सदस्य संख्या के 1/10 है, यानी गणपूर्ति उस सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग होती है। राज्यसभा में ये 25 और लोकसभा में 55 होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये अनुच्छेद है 249। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 249 संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार देता है, और यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची के विषय ये राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद उस पर विधि बना सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में 2 अस्थायी सदनों के नाम बताइए। तो भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाएं अस्थायी सदन हैं, और राज्यसभा और कुछ राज्यों की विधान परिषदें वो अस्थायी सदन होती हैं। लोकसभा और विधानसभा को भंग कर दिया जा सकता है, किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा और विधान परिषद अस्थायी सदन होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठकें होनी आवश्यक हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो सही उत्तर है संसद की एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठकें अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन को आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, यानी वर्ष में कम से कम 2 सत्रों का आयोजन किया जाना चाहिए। भारत की संसदीय परंपरा में एक वर्ष में सामान्यतः 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं, बजट सत्र फरवरी से मई तक, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक और शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई सरकारी व्यय नहीं किया जा सकता? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उच्चतम न्यायालय? तो सही उत्तर है संसद। दोस्तों, भारत में संसद की अनुमति के बिना कोई सरकारी व्यय नहीं किया जा सकता है। विनियोग विधेयक का उल्लेख जो किया गया है उसमें भारत की संचित निधि में से कोई धन संसद द्वारा विधि के प्राधिकार के बिना नहीं निकाला जा सकता।
अगला प्रश्न है दोस्तों, करों और सरकारी कार्यों के निर्वाह से केंद्र सरकार को प्राप्त संपूर्ण राजस्व किस निधि में रखा जाता है, आपको बताना है। देखिए, भारत की आकस्मिकता निधि, लोक लेखा निधि, भारत की संचित निधि या निक्षेप और अग्रिम निधि में। तो सही उत्तर है करों और सरकारी कार्यों के निर्वाह से केंद्र सरकार को प्राप्त संपूर्ण राजस्व भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रखा जाता है। और भारत की संचित निधि का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 266 में किया गया है। और आकस्मिकता निधि और राज्यों के लिए धन के आवंटन के अतिरिक्त भारत सरकार का राजस्व या उनके द्वारा लिए गए करों आदि में से जो भी धन प्राप्त होता है उससे एक संचित निधि बनेगी, जिसे भारत की संचित निधि के नाम से जाना जाएगा। और आप जानते भी हैं कि विधि के प्राधिकार के बिना संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जा सकता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है। देखिए, धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, सही नहीं है। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी प्रस्तावित किया जा सकता है, ये भी सही नहीं है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है, ये सही नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा आपका धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है। और संविधान के अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक या मनी बिल राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। और धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। और लोकसभा की देखिए, राज्यसभा जो है लोकसभा विधेयक को पारित करने के बाद राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजती है। और राज्यसभा विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन की अवधि के अंदर अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देती है। और लोकसभा राज्यसभा की किसी एक या सभी सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, ये लोकसभा के ऊपर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है। देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन और भत्ते ये भारित होते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते ये संविधान की भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है। संघ लोक सेवा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते, देखिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 112(3) के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारित व्यय जो है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होते हैं। देखिए, न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते, जबकि भारत के जो प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते होते हैं इसे संसद विधि द्वारा निर्धारित करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग या संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। देखिए, सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से या बिना किसी राज्यों की सहमति से। तो दोस्तों, संसद जो है अनुच्छेद 253 के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण है। संसद को किसी अन्य देश के साथ संधि या करार करना है या किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगठन या निकाय में किसी किए गए संधि का करार का कार्यान्वयन करना है, उसके लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए बिना किसी राज्य की सहमति से कोई भी विधि बना सकती है। और ये अनुच्छेद 253 में केंद्र राज्य संबंधों के अंतर्गत शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय व्यवस्था में या संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल या जीरो आवर जो होता है ये किस देश की देन है। तो उत्तर है संसदीय व्यवस्था में जीरो आवर भारत की देन है। और संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद 12 बजे से प्रारंभ होने के कारण इसे शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। और इसमें संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के लोक महत्व का कोई प्रश्न उठा सकता है। और शून्यकाल को दोस्तों 1962 में भारतीय संसदीय प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो ये हुआ था 1952 में। देखिए, लोकसभा का पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक लगभग 4 माह तक चला था। इसमें 489 स्थानों के लिए चुनाव हुए और जीबी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है। देखिए, पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, पिछली लोकसभा उपाध्यक्ष को, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को और पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को। तो सही उत्तर है प्रोटेम स्पीकर दोस्तों नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को नियुक्त किया जाता है। और प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है, लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना और लोकसभा के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है और उसके बाद स्वतः ही प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।